नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ। मैं हूं कवीन सचान। शुरुआत हेडलाइन से। ट्रेड यूनियनों की हड़ताल से जनजीवन अस्त-व्यस्त, यातायात बैंकिंग सेवाएं रहीं ठप। कांग्रेस ने किया मजदूरों की मांगों का समर्थन। श्रीनगर के बारामूला में सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़, हिजबुल के एक आतंकी हुआ ढेर, सेना का एक जवान भी शहीद। 9 घंटे तक चला ऑपरेशन। कॉमनवेल्थ घोटाले में पहली सजा, 4 एमसीडी अधिकारियों समेत 6 आरोपियों को जेल, प्रमुख अभियुक्त को 6 साल की कैद। शेयर बाजार में गिरावट जारी, सेंसेक्स 243 अंकों का। सरकार को जीडीपी आंकड़ों से अर्थव्यवस्था में सुधार की उम्मीद। और ओएनजीसी और ऑयल इंडिया के 69 तेल कुएं होंगे नीलाम। कैबिनेट की बैठक में अहम फैसला, तेल क्षेत्र में राजस्व बंटवारे का फॉर्मूला भी मंजूर। और आइए देखते हैं पहली खबर। सरकारी तेल कंपनियां ओएनजीसी और ऑयल इंडिया लिमिटेड की अविकसित तेल कुओं की नीलामी के प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। ऐसे तेल कुओं की संख्या 69 है। एकीकृत लाइसेंसिंग व्यवस्था को भी मंजूरी दी गई है। इससे कंपनियां हर तरह के हाइड्रोकार्बन यहां पर निकाल सकेंगी। साथ ही राजस्व बंटवारे के फॉर्मूले को भी अब बदल दिया गया है। सरकारी कंपनी ओएनजीसी और ऑयल इंडिया की 69 ऑयल फील्ड्स की नीलामी होगी। तेल क्षेत्र में पहली बार राजस्व हिस्सेदारी मॉडल पेश किया जा रहा है। इसके तहत ऑयल फील्ड्स की नीलामी कर उन्हें निजी और विदेशी फर्मों को दिया जाएगा। नीलामी में हाइड्रोकार्बन का उत्पादन करने के सिलसिले में ऑपरेटरों के लिए एकीकृत लाइसेंसिंग शुरू की जाएगी। कन्वेंशनल हाइड्रोकार्बन, अनकन्वेंशनल हाइड्रोकार्बन, ऑयल, गैस, शेल ऑयल, सीबीएम, कोई एक फील्ड में सारा चीज या 2, 3, 4 चीज उसमें मिलती है। सारा उत्पादक प्रोड्यूस को वो उत्पादन कर सकता है। सरकार ने भारतीय तेल कुओं से निकलने वाले कच्चे तेल और गैस की कीमत तय करने के फॉर्मूले को पूरी तरह से बदल दिया है। 69 तेल और गैस फील्ड की बिक्री खुली निविदा के जरिए होने से सरकार को 70,000 करोड़ रुपए राजस्व मिलने की उम्मीद है। राजस्व का बंटवारा केंद्र नए फॉर्मूले के तहत करेगा। हमारी जो देश में फॉर्मूला है गैस प्राइसिंग मैकेनिज्म की, उससे जो प्राइस निकल के आएगी दैट विल बी द बेंचमार्क ऑफ द रेवेन्यू शेयरिंग, मिनिमम बेंचमार्क। अगर उससे ज्यादा रेवेन्यू उन्होंने ज्यादा उन्होंने बेच पाया, उस बढ़ती हुई दाम पे उसको शेयर करना पड़ेगा। ओएनजीसी और ऑयल इंडिया लिमिटेड इन 69 तेल फील्ड को कई साल से अपने पास रखने के बावजूद उनका विकास नहीं कर पाए हैं। इन कंपनियों का कहना है कि सब्सिडी साझा करने की व्यवस्था की वजह से इन फील्ड्स को विकसित करना आर्थिक नजरिए से व्यावहारिक नहीं है। विशाल दहिया, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। तो सरकार की इस नई नीति को समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार और इकोनॉमिक टाइम के वरिष्ठ संपादक हिमांशु वत्स हैं। स्वागत है आपका। और विशाल दहिया हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं, जो कि आज इस कैबिनेट की बैठक पर नजर रखे हुए। तो विशाल, नई तरह की नीति कही जा रही है, क्या फैसला हुआ है और इसके दायरे में क्या क्या चीजें रखी गई हैं? देखिए कविंदर, इस फैसले के 2 हिस्से हैं। पहला हिस्सा है जो प्रोडक्शन शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट था, जिस कॉन्ट्रैक्ट के तहत अब तक जो ऑयल और गैस फील्ड्स हैं वो दिए जाते थे ऑयल कंपनीज को, उसको रिप्लेस किया जाएगा नए रेवेन्यू शेयरिंग फार्मूले से। अब इन दोनों में अंतर क्या है? इन दोनों में अंतर यह है कि जो पहला फार्मूला था, उस फार्मूले के तहत जो भी कंपनी किसी भी कंपनी को अगर ऑयल और गैस फील्ड अलॉट किया जाता था, तो वो पहले अपनी इन्वेस्टमेंट जो उस कंपनी ने की है उसे पहले वसूल करती थी और फिर उसके बाद सरकार से रेवेन्यू शेयरिंग होती थी। नए मॉडल के तहत यह तय किया जाएगा, जो बेंचमार्क है, मिनिमम बेंचमार्क जो है वो तय किया गया है कि अगर किसी कंपनी को मान लिया जाए कि ऑयल फील्ड अलॉट हुआ है, तो उस कंपनी के लिए रेवेन्यू शेयरिंग का मिनिमम बेंचमार्क होगा
उस दिन यानी कि किसी भी दिन जो ऑयल की जो कीमत होगी मार्केट में वो एक मिनिमम बेंचमार्क होगा। अगर उस बेंचमार्क से सस्ता भी अगर उस कंपनी को बेचना पड़ रहा है तो भी उस कंपनी को सरकार को जो रेवेन्यू शेयरिंग देनी पड़ेगी और रॉयल्टी देनी पड़ेगी वो उस बेंचमार्क की कीमत के तहत देनी पड़ेगी, यानी कि सरकार को ज्यादा फायदा होगा। और दूसरा इस फैसले का जो हिस्सा है वो ये है कि यूनिफाइड जो लाइसेंसिंग रजीम है वो लाया जाएगा, यानी कि जो पूरा पेट्रोलियम सेक्टर है उसमें अभी तक लाइसेंस अलग अलग दिए जाते थे, ऑयल के लिए अलग, गैस के लिए अलग, हाइड्रोकार्बन्स के लिए अलग, लेकिन अब एक यूनिफाइड लाइसेंसिंग रजीम आएगा जिसके तहत कोई भी कंपनी अगर लाइसेंस लेना चाहती है तो उसको अलग अलग जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं उन सब के लिए एक ही लाइसेंस मिलेगा, यानी कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी कहा जा सकता है। और एक एनडीए सरकार का जो एक नारा है, और आज मंत्री ने साफ तौर पर एक बार फिर से कहा कि जो कोशिश रहेगी इस पूरे फैसले के तहत वो कोशिश रहेगी मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस की। हालांकि ये देखना पड़ेगा कि कितनी हद तक ये इस फैसले को लागू करने में सफल होती है सरकार। शुक्रिया विशाल इस अपडेट के लिए आपका। हिमांशु, तो आपने देखा कि जिस तरीके से पूरा सेक्टर मैं कहूँ उस सेक्टर के लिहाज से ये खबर कितनी आपको लगता है कि सही है, या फिर किस तरीके से इसको ग्रोथ मिल सकती है, या फिर इसमें कहीं कुछ आपको लगता है कि अभी भी मुश्किलें हैं? कि मुझे तो ये काफ़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट लगता है। उसके 2-3 पॉइंट्स हैं। एक तो ये 69 मार्जिनल फील्ड्स थी, छोटी छोटी फील्ड्स हैं जो डेवलप नहीं हो रही थी क्योंकि ये बड़ी बड़ी कंपनियां हैं ONGC, और ये कोई फील्ड है जो बहुत दूर है तो ये डेवलप ही नहीं हो रही थी। ये जितना भी उसको डिस्कवर करने में खर्चा हुआ था वो वेस्ट जा रहा था। तो अब प्राइवेट का सेक्टर को बुलाया जा रहा है कि आप आके बिड करिए, तो ये डेवलप हो जाएगी। तो इससे जितना भी फायदा होगा इंडिया का ही होगा। पहला पॉइंट ये है। सेकंड, कुछ नए कॉन्सेप्ट्स अभी डिबेट हो रहे थे जैसे रेवेन्यू शेयरिंग है, तो ये छोटी छोटी फील्ड में टेस्ट हो जाएगा कि ये कैसे, ये मॉडल कैसा है। उसे मेन डिफरेंस जैसे आपके कॉरेस्पॉन्डेंट भी बता रहे थे कि पुराने सिस्टम में था कि प्रॉफिट शेयर होता था, तो जिसमें अगर आपके पास फील्ड है तो आपका जितना खर्चा हुआ है फील्ड से, ऑयल एंड गैस की बिक्री से, आप पहले अपना खर्चा अलग निकालेंगे, उसके बाद जो प्रॉफिट होगा जो गवर्नमेंट से शेयर होगा। तो उसमें फिर कंट्रोवर्सी होती थी कि किसी अफसर ने बोल दिया कि भाई आपने तो बहुत बढ़ा चढ़ा के खर्चा किया है, इससे हमारा प्रॉफिट शेयर कम हो गया है। जो नया सिस्टम है उसमें है कि फर्स्ट डे से जो प्रोडक्शन होगा, जो सेल से रेवेन्यू आएगा, उसका बंटवारा होगा। यानी कि जो मैं कहूँ कि डेवलप करने या जो दूसरे खर्चे हैं कंपनी के, वो उसमें कोई उसका मतलब नहीं होगा। उसका मतलब नहीं है। अगर कंपनी उसके बाद जो मर्जी खर्चा करे, एक बार प्रोडक्शन चालू हो गया तो सरकार का हिस्सा ये होगा, वो कंपनी बिड करेगी, तो जो सबसे बढ़िया हिस्सा देगी, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर होगा, वो फील्ड उसको मिल जाएगी और उससे सरकार को शेयर मिलता रहेगा। दूसरा, जो यूनिफाइड लाइसेंस की बात है, अभी काफ़ी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है कि आपके पास ऑयल का लाइसेंस है, आपको वहाँ अगर शेल का कुछ मिल गया या वहाँ कोल भी है, कोल बेड मीथेन मिल गई, उसका लाइसेंस अलग है, तो कंपनी को पूरा फ्रीडम नहीं था। अब है एक कुछ ब्लॉक दे दिया गया, उसमें आपको जो मिल जाए, चाहे शेल फॉर्मेशन मिले, कोल बेड मीथेन मिले, चाहे ऑयल मिले, कोई भी प्रोडक्ट आपके पास उसी लाइसेंस के साथ ही अधिकार होगा कि आप उसका जो है, जैसे पेट्रोलियम लाइसेंस हो गया, बहुत सेगमेंटेड था, कॉम्प्लिकेटेड था, ब्यूरोक्रेटिक था, वो खत्म हो जाएगा। तो इस हिसाब से एक मेजर स्टेप फॉरवर्ड है। और जिस तरीके से इंटरनेशनल मार्केट में कुछ लोग जो आशंका हिमांशु कह रहे हैं कि लगातार देख रहे हैं कि क्रूड ऑयल नीचे जा रहा है, उसके बीच में सरकार की इस नई पॉलिसी को उतारना क्या वाकई फ्रूटफुल होगी, क्या कंपनियां इंटरेस्टेड होंगी, या फिर मैं कहा जाए कि एक महज औपचारिकता भर रह जाएगा, या फिर जैसे कि विशाल कह रहे थे कि संभावनाएं भी हैं लेकिन आशंकाएं भी इससे जुड़ी हुई हैं। देखिए, जब ऑयल प्राइस डाउन होता है तो कंपनी एक्सप्लोरेशन कम करती हैं। इसको आप उल्टी तरफ से देखिए, क्योंकि एक्सप्लोरेशन में बहुत खर्चा होता है, बहुत रिस्क होता है। लेकिन जब ऑयल प्राइस बहुत ऊंचा होता है तो कंपनीज माइंड नहीं करती, ठीक है खर्चा करते हैं, अगर एक डिस्कवरी मिल गई तो सारा रिकवर हो जाएगा। लेकिन ये जो ऑप्शन है ये एक्सप्लोरेशन के लिए नहीं है। एक्सप्लोरेशन का काम ONGC और ऑयल इंडिया ऑलरेडी कर चुकी है, तो इसमें कोई रिस्क है ही नहीं। उन्होंने फील्ड डिस्कवर कर दी है, अब आगे आपको सिर्फ डेवलप करना है। अच्छा, दूसरी बात है इसमें सरकार को अगर कितना फ़ायदा होगा, उसमें यह है कि क्योंकि सरकार का हमेशा इसमें हिस्सा रहेगा, तो जब ऑयल प्राइसेस बढ़ेंगे तो हिस्सा बढ़ जाएगा, घटे जब नीचे हैं तो हिस्सा कम होगा। तो इसमें मुझे कुछ ऐसा लॉस नहीं लगता। मेन चीज़ है एक आइडल एसेट था जो अब डेवलप होगा, और दूसरा गवर्नमेंट का शेयर उसमें प्रोटेक्टेड है, कोई ऐसा एक्सप्लोरेशन रिस्क नहीं है। जैसे अगर कोई ऐसे ब्लॉक्स हों जहाँ सरकार बोले लग रहा है इसमें ऑयल एंड गैस है, आप एक्सप्लोर करिए, तब कंपनीज हिचकिचाएंगी कि अगर मिल भी गया तो इतनी कीमत तो मिलेगी नहीं, जबकि उसको ढूंढने की का खर्चा बहुत ज़्यादा है। तो
एक्सप्लोरेशन अलग है और डेवलपमेंट ऑफ एक्सप्लोर्ड फील्ड अलग चीज़ है, जिसमें रिस्क कम है और कंपनीज का रिस्पॉन्स अच्छा हो सकता है। एक टेक्निकल पॉइंट में हिमांशु समझना चाहूँगा, जो कि रिलायंस के साथ हुआ था, हमने देखा था कि गैस प्रोडक्शन को लेकर कि कई बार कंपनियों को जो टेंडर मिले या ठेके मिले, उन्होंने जो कि एक प्रोडक्शन होना चाहिए था उससे लिमिट को कम कर दिया, यानी कि प्रोडक्शन को कम करने की कोशिश की और फिर मार्केट पर प्रेशर बनाने की कोशिश की। क्या उसको लेकर एक आलोचना भी हुई थी कि कंपनियां एक तरीके से प्रेशराइज करती हैं गवर्नमेंट को रेट बढ़ाने के लिए? क्या इस पूरे सिस्टम, जो नया सिस्टम ये बना है या फिर जिसको लागू करने की कवायद चल रही है, उसमें इसकी कहीं कोई गुंजाइश है या फिर ये प्रूफ दिखता है वहाँ? नए सिस्टम में ऐसे डिस्प्यूट्स और कंट्रोवर्सी होने की गुंजाइश है ही नहीं, क्योंकि जो पिछला सिस्टम था उसमें अब सरकार को लगा कि आपने इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बना लिया जिससे बहुत सारी गैस आप हैंडल कर सकते हैं उस फील्ड से, लेकिन एक्चुअली गैस बहुत कम निकली और पुराने जो अभी सिस्टम है कॉन्ट्रैक्ट का, उससे जितना भी आपने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है उसका खर्चा आप निकाल लेंगे उससे। सरकार को पैसा मिलने से पहले आप पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट कॉस्ट का खर्चा लेंगे। लेकिन अगर ये रेवेन्यू शेयरिंग सिस्टम से गया होता तो सरकार को फर्क ही नहीं पड़ना था, जितनी गैस निकलती उसका एक हिस्सा सरकार को मिल जाता, तो उसमें ये सारी कंट्रोवर्सीज खत्म हो जाएंगी। लेकिन इसमें एक फ्लिप साइड और है कि कंपनीज ये बोलती हैं कि इंडिया में ऑयल एंड गैस मिलना इतना आसान नहीं है। अगर आप एक्सप्लोरेशन में भी ये नया सिस्टम लाएं तो उनके लिए एक इंसेंटिव है कि अगर कुछ डिस्कवरी हो गई तो पहले हमारा खर्चा तो पूरा हो जाएगा। तो एक्सप्लोरेशन के लिए कंपनीज जो ऑलरेडी हैं ऑयल एंड गैस सेक्टर में, उनको ये सिस्टम का थोड़ा डाउट है। वो बोलते हैं अगर ईरान में हो, सऊदी अरेबिया में हो, जहाँ पे आपने अगर खोदना शुरू किया, पानी चाहे ना मिले तेल जरूर मिल जाएगा, तो वहाँ डिफरेंट है, रिस्क कम है। इंडिया में क्योंकि एक्सप्लोरेशन रिकॉर्ड इतना अच्छा नहीं है, तो इन कंपनीज का कहना है कि हमें ज़्यादा इंसेंटिव दीजिए। लेकिन जो डिस्कवर्ड फील्ड है उसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। हिमांशु, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरे मसले को बहुत ही, मैं कहूँ कि आम जन के लिहाज से समझाने के लिए आपका। थैंक यू। तो ये थी हमारी पहली खबर। छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के उस पार दिन भर की दूसरी बड़ी खबरें। मैं काशी, गंगा के किनारे ये है मेरे अनमोल घाट। यहाँ के घाट श्रद्धा का प्रतीक हैं और इन्हीं घाटों के साथ साथ बहती है गंगा मैया। लेकिन आज ये घाट कई सवालों से घिरे हैं। यहाँ गंगा किनारे कई लोगों का जीविका चलता है। गंगा को आज विश्व की प्रदूषित नदियों में गिना जा रहा है। अगर किसी को गंगा शब्द से प्रेम है तो उसको अविरलता बचानी पड़ेगी गंगा की, क्योंकि भारत की संस्कृति गंगा की संस्कृति। देखिए अस्मिता में बनारस के घाट, सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। मुसलमानों के पिछड़ेपन पर उपराष्ट्रपति की बेबाक राय। सबका साथ, सबका विकास हो सरकार का मकसद। वंचित, बहिष्कार, भेदभाव और सुरक्षा में हुई चूक को सुधारे सरकार। समुदाय की ओर से भी कमियों को पहचानने की हो निष्पक्ष कोशिश। देखिए देश देशांतर, मुस्लिम समाज, अंदरूनी सुधार और राज्य की भूमिका, रात 8:30 बजे। साइंस की खबरें हो या तकनीकी उलझन। नमस्कार, विज्ञान और तकनीकी से जुड़ी खबरों के साप्ताहिक कार्यक्रम ज्ञान विज्ञान में आपका स्वागत है। विज्ञान की फिल्में हो या फिर अन्वेषण। जर्मनी में भारतीय मूल के वैज्ञानिक और उनकी टीम ने हृदय रोग और फेफड़ों के रोग से संबंधित शोध में एक बड़ी सफलता हासिल की है। वैज्ञानिकों से मुलाकात, सब कुछ एक साथ। देखिए हर हफ्ते ज्ञान विज्ञान, सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। देशव्यापी 10 ट्रेड यूनियनों की हड़ताल के चलते आज आम जनजीवन अस्त व्यस्त रहा। बैंक, बीमा कंपनियों के दफ्तरों में कामकाज पर इसका असर दिखा, वहीं सड़क और रेल यातायात पर भी इसका साफ तौर पर असर रहा। एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया के मुताबिक इस हड़ताल से करीब 25,000 करोड़ रुपए के नुकसान होने का अनुमान है। देश के कई इलाकों में कुछ ऐसा ही नजर आ रहा। मजदूर संगठनों की हड़ताल की वजह से दुकानें, बाजार, बैंक और व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद रहे। सड़क और रेल समेत दूसरी यातायात व्यवस्था भी बाधित रही।
बहुत सारा प्रॉब्लम है। अभी तो हमको जाके घर में ऑफिस भी जाना होता है। हमको पता नहीं था कि इतना बंदी में इतना फंसेंगे हम लोग, नहीं तो नहीं आते। निजीकरण, ठेकेदारीकरण और खाली पदों पर नियुक्ति के साथ साथ श्रम कानूनों में प्रस्तावित बदलाव के विरोध में 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियनों ने हड़ताल बुलाई। जैसी सरकार बनी तैसी ज्वाइंट मेमोरेंडम चला गया था। 16 महीने हो गए। अब कमेटी, हाई पावर कमेटी बनी जिसमें जेटली साहब चेयरमैन थे। हमने खुद ही 2 मीटिंग अटेंड की, 3 मीटिंग हो चुकी। अब उसके बाद भी अगर कोई फैसला नहीं होता है तो क्या करें फिर? कैसे गवर्नमेंट को कहें कि हम अपने वजूद को कैसे दिखाएं, वर्किंग क्लास के इंटरेस्ट को कैसे सुरक्षित करें? इधर कांग्रेस ने भी इन मांगों का समर्थन किया है। क्रोनी कैपिटलिस्ट के लिए, विशेष मित्रों के लिए श्रम की नीति हो या एमएटी की नीति हो, क्या उन्हीं के लिए बनेगी इस देश में? क्या हमारा गणतंत्र और लोकतंत्र इससे ज्यादा गहरा, गंभीर, व्यापक और ऊंचा नहीं है? सरकार ने मजदूर संगठनों की हड़ताल को राजनीति से प्रेरित करार दिया है। मैं मानता हूं जो उनके मूल विषय था, मिनिमम वेज, सोशल सिक्योरिटी, बोनस और लेबर लॉज और ट्राइपेटेड डिस्कशन, पांचों के बारे में सरकार ने बड़ा स्पष्टता के साथ उनकी सारे बातों को, उनकी सारे सेंसिटिविटी को ध्यान में रखते हुए अपना मत बताया। सबने, मैं जब कह रहा हूं सबने उस विषय को मन से लिया है। बाकी उनकी कुछ राजनीतिक मजबूरी वो करेंगे। 12 सूत्रीय मांगों के समर्थन में बुलाई गई हड़ताल में भारतीय मजदूर संघ और नेशनल फ्रंट ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियंस शामिल नहीं हुई। इससे पहले मजदूर संगठनों ने मंत्रियों के समूह के साथ बैठक की थी, जो बेनतीजा रही, जिसके बाद हड़ताल पर जाने का फैसला हुआ। अनु दीवान, राज्यसभा टीवी। जम्मू कश्मीर के बारामूला में 9 घंटे तक चली मुठभेड़ के बाद सेना ने आज एक आतंकवादी को मार गिराया। 9 घंटे की मुठभेड़ के बाद इस पूरी मुठभेड़ में सेना का एक जवान भी शहीद हुआ है। बारामूला जिले के राफियाबाद के लाधुरा इलाके में सुबह करीब 7 बजे शुरू हुई मुठभेड़। यहाँ पर एक आतंकी एक घर में छिपा हुआ था और सेना ने बाद में इस घर को धमाके से उड़ा दिया। मारे गए आतंकी का नाम रियाज अहमद है, जिसका ताल्लुक हिजबुल मुजाहिदीन से था। सेना ने एक खुफिया सूचना के बाद इस इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया था। मारे गए आतंकी पर 10 लाख रुपए का इनाम था और उस पर 6 लोगों की हत्या का आरोप। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उसके सहयोगी संगठनों की आज दिल्ली में 3 दिनों तक चलने वाली समन्वय बैठक शुरू हुई। इसमें पहले दिन सरकार के शीर्ष केंद्रीय मंत्रियों के साथ बीजेपी के नेताओं ने हिस्सा लिया। इसमें बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह, वित्त मंत्री अरुण जेटली, रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर, गृह मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री सुषमा स्वराज शामिल हुई। आरएसएस प्रवक्ता के मुताबिक इसमें सरकार के साथ भी देश के समसामयिक मुद्दों पर चर्चा हो रही है और सामाजिक और सांस्कृतिक, आर्थिक, शैक्षणिक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान हुआ। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की अध्यक्षता में हो रही इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी हिस्सा लेने की उम्मीद है। बैठक में 1 रैंक 1 पेंशन, गुजरात में पाटीदार समुदाय का आरक्षण, जनगणना के आंकड़े, संगठन विस्तार, शिक्षा नीति और दूसरे मुद्दों पर भी चर्चा की उम्मीद है। To national security, Suraksha, there are issues related to economic development of the country, there are issues related to agriculture, industry, there are issues related to social issues, but it is about how we should move ahead into the future. It's not about any review of the government or any policies or programs. दिल्ली में एक बार फिर सरकार और उपराज्यपाल के बीच सीएनजी घोटाले को लेकर खींचतान तेज है। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने विजिलेंस विभाग को चिट्ठी लिखकर उपराज्यपाल नजीब जंग और एंटी करप्शन ब्यूरो पर निशाना साधा। मनीष ने चिट्ठी के जरिए आश्चर्य व्यक्त किया है कि सीएनजी घोटाले की जांच पूरी किए बिना उपराज्यपाल ने चार्जशीट दाखिल करने की अनुमति कैसे दे दी। मनीष सिसोदिया ने अपनी चिट्ठी में बताया है कि एससीबी के एडिशनल कमिश्नर एसएस यादव को सीएनजी स्कैम घोटाले की रिपोर्ट 7 सितंबर तक देने को कहा गया था। उन्होंने विजिलेंस विभाग को लिखी चिट्ठी में ये भी कहा है कि ऐसा पहली बार है कि दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल की तरफ से एक ही मामले में 2 वकील पेश हो रहे हैं। राष्ट्रमंडल खेलों में हुए स्ट्रीट लाइट घोटाले में आज अदालत ने 6 लोगों को सजा सुनाई, जिनमें से 5 लोगों को 4-4 साल की सजा सुनाई गई। दिल्ली नगर निगम के इसमें अधिकारी भी शामिल हैं। मामले में मुख्य अभियुक्त टीपी सिंह को 6 साल कैद की सजा सुनाई गई। कॉमनवेल्थ घोटाले में यह पहला मामला है जिसमें अदालत ने सजा सुनाई है। 2010 में कॉमनवेल्थ गेम्स में हुए घोटालों में स्ट्रीट लाइट घोटाला भी शामिल था।
इस घोटाले की वजह से सरकारी खजाने को करीब 1.4 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के जोगौर के प्राथमिक स्कूल में मिड डे मील खाने से करीब 64 बच्चे बीमार हो गए, लेकिन इनमें 3 की हालत ज्यादा गंभीर है। 1 महीने के भीतर यह इस तरह की दूसरी घटना है। उल्टी और दस्त की शिकायत के बाद बच्चों को राम मनोहर लोहिया अस्पताल में एडमिट कराया गया। बच्चों की तबीयत खराब होने के बाद उनके परिजन और ग्रामीण सड़कों पर उतर आए। राज्य में इससे पहले भी इस तरह के मामले सामने आ चुके हैं। हाल ही में 29 जुलाई को मिड डे मील में फ्लेवर्ड दूध पीने से राजधानी में 50 से ज्यादा बच्चे बीमार हो गए थे। दक्षिण चीन सागर में चीन के बढ़ते दखल को देखते हुए भारत और ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान के साथ मिलकर संयुक्त सैनिक अभ्यास करने की योजना बना रहे हैं। ये भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दीर्घकालीन रक्षा संबंधों का हिस्सा होगा। ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्री केविन एंड्रूज ने आज इसी सिलसिले में रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर से लंबी बातचीत की। ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्री केविन एंड्रूज को बुधवार को रक्षा मंत्रालय परिसर में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, तो ये साफ लग रहा था कि दोनों देश एक दूसरे पर भरोसा करके आगे बढ़ने के लिए मन बना रहे हैं। दोनों देश हिंद और प्रशांत महासागर क्षेत्र के मद्देनजर रक्षा संबंधों को नए दौर में ले जाने पर सहमत दिखे। एंड्रूज ने कहा कि दुनिया की अर्थव्यवस्था में हिंद महासागर बेहद महत्वपूर्ण है। भारत इस इलाके की सुरक्षा, स्थायित्व और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया रक्षा मंत्री ने मंगलवार को विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से मुलाकात की थी। दरअसल भारत और ऑस्ट्रेलिया दक्षिण चीन सागर में चीन के अधिकार जमाने की कार्रवाई से चिंतित है। समुद्र का ये वो इलाका है जिससे दुनिया भर के जहाज गुजरते हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच व्यापार को बढ़ाने के लिए समग्र आर्थिक सहयोग संधि भी प्रस्तावित है, लेकिन ये तभी सफल हो सकती है जब दक्षिण चीन सागर सहित प्रशांत और हिंद महासागर दबदबे और हस्तक्षेप की राजनीति से दूर रहें। अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी। वित्त मंत्रालय ने आयकर रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 1 हफ्ते के लिए बढ़ा दी है। अब 7 सितंबर तक रिटर्न भरा जा सकता है। इससे पहले आखिरी तारीख 31 अगस्त थी। वित्त मंत्रालय ने गुजरात के निवासियों के लिए आयकर रिटर्न की मियाद पहले ही बढ़ाकर 7 सितंबर की थी। अगस्त के आखिरी दिनों में पटेल आरक्षण आंदोलन के चलते आम जनजीवन पर हुए असर के चलते आयकर विभाग को ये कदम उठाना पड़ा था। इंटरनेट सेवा पर असर के चलते लोगों को रिटर्न भरने में भी परेशानी का सामना करना पड़ा था। दलहन आयात के नुकसान की भरपाई के लिए केंद्र सरकार सरकारी कंपनियों को 113 करोड़ 40 लाख रुपए देंगी। केंद्रीय कैबिनेट ने खाद्य और उपभोक्ता मंत्रालय के प्रस्ताव को आज मंजूरी दे दी। इन सरकारी कंपनियों एमएमटीसी, पीईसी, एससीटीसी और प्रमुख सहकारिता संस्था नेफेड शामिल हैं। इन कंपनियों को 2006 से 11 के बीच दाल आयात पर नुकसान उठाना पड़ा। सरकार के प्रस्ताव से इन कंपनियों की आर्थिक दशा बेहतर करने में मदद मिलेगी। केंद्र सरकार ने 2006 से 11 के दौरान मांग और आपूर्ति के अंतर को पाटने के लिए 2 योजनाओं को लागू किया था। केंद्र ने इन 4 एजेंसियों से दलहन आयात कर खुले बाजार में बिक्री करने को कहा था। इसके अलावा केंद्र सरकार के मुताबिक 5000 टन अरहर और 5000 उड़द दाल के आयात की खेप 5 सितंबर तक भारत पहुंच जाएगी। इसके आयात की मंजूरी पहले दी जा चुकी है। एमएमटीसी दाल का आयात कर रहा है और सरकार ने दाल की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि के बाद आयात का फैसला किया था। मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यम ने आज कहा कि उपभोक्ता वस्तुओं की कीमतों में काफ़ी गिरावट देखी जा रही है और इसीलिए मुद्रास्फीति यानी महंगाई की बजाय मूल्य गिरने को रोकना अब नई चुनौती है। सोमवार को मौजूदा वित्त वर्ष की पहली तिमाही के आंकड़ों का विश्लेषण करते हुए उन्होंने कहा कि जीडीपी के आंकड़े अर्थव्यवस्था के सुधार के संकेत दे रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अब भी अर्थव्यवस्था के 8 से 8.5% की दर से बढ़ने की उम्मीद है, लेकिन सरकार को इसके लिए आर्थिक सुधारों का लक्ष्य भी हासिल करना होगा। Perhaps one of the real challenges that's posed by the estimates is that, in terms of prices, perhaps we should as much be focusing on possible price deflation rather than price inflation. चीन में आर्थिक सुस्ती का असर भारतीय बाजारों पर भी दिख रहा है। शेयर बाजार आज भी बिकवाली के झटके से उबर नहीं पाए। मजबूत शुरुआत के बाद लगातार दूसरे दिन बाजार में गिरावट रही।
आखिर में सेंसेक्स और निफ्टी करीब 1% तक गिरकर बंद हुए। बीएसई का सेंसेक्स 243 अंक की गिरावट के साथ 25,453 पर बंद हुआ। एनएसई का 69 अंक गिरकर 7,717 पर। मंगलवार को सेंसेक्स और निफ्टी 2% से ज़्यादा गिरावट के साथ 1 साल के निचले स्तर पर बंद हुए थे। लॉ कमीशन के सदस्य प्रोफेसर मूलचंद शर्मा ने आज अपनी किताब ग्लोबलाइजेशन, डेमोक्रेटाइजेशन एंड डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस को उपराष्ट्रपति मोहम्मद अंसारी को भेंट की। उपराष्ट्रपति ने लेखक को मुबारकबाद दी। किताब में सरकार की ओर से चलाई जा रही मेक इन इंडिया और डिजिटल इंडिया जैसी योजनाओं का जिक्र भी किया गया है और इन्हें देश के विकास में मददगार बताया गया है। तो खबरों के इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन जाते आते छोड़ जाते हैं देश और दुनिया की कुछ और बड़ी खबरों के साथ। नमस्कार। सीबीआई ने पत्रकार अक्षय सिंह के परिवार से उसकी मेडिकल रिपोर्ट ले ली है। आज तक के पत्रकार अक्षय सिंह की व्यापम घोटाले को कवर करने के दौरान मौत हो गई थी। कोयला घोटाले में आरोपी झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा ने आज एक बार फिर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को मामले की पूरी जानकारी होने की बात कही। मधु कोड़ा ने विशेष अदालत में कहा कि अगर किसी तरह की साजिश थी तो प्रधानमंत्री की जानकारी के बिना ये मुमकिन नहीं था। दिल्ली की एक अदालत ने पेट्रोलियम मंत्रालय से महत्वपूर्ण दस्तावेज लीक होने संबंधी मामले की सुनवाई के लिए 18 नवंबर की तारीख तय की है। अदालत ने बचाव पक्ष को मुहैया कराए गए दस्तावेजों में खामियों को दूर करने का आदेश दिया है। बिहार सरकार ने स्वाधीनता सेनानियों के पौत्र पौत्रियों को सरकारी नौकरियों में 2% आरक्षण देने का फैसला किया है। आरक्षण उन स्वाधीनता सेनानियों के पौत्र पौत्रियों को मिलेगा जिनके नाम केंद्र सरकार द्वारा तैयार शामिल हैं। भारत ने विकासशील देशों की चिंताओं की अनदेखी करने के लिए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी यूएनडीपी की आलोचना की है। भारत ने कहा कि यूएनडीपी विकासशील देशों के नजरिए की जानबूझकर उपेक्षा कर रहा है और ये अच्छा संकेत नहीं है। केंद्रीय सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने आज दिल्ली में महिला सशक्तिकरण पर डाक टिकट जारी किया। उन्होंने कहा कि सरकार की तमाम योजनाओं के केंद्र में महिला सशक्तिकरण है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने राज्य में आपदा प्रबंधन सिस्टम को मजबूत करने के लिए राज्य आपदा प्रतिक्रिया फोर्स बनाने को मंजूरी दे दी है। फोर्स में शुरुआत में 100 जवान होंगे जिन्हें आपदा से निपटने की ट्रेनिंग दी जाएगी। दुनिया के सबसे बड़े सर्च इंजनों में शुमार गूगल ने अपना लोगो बदल दिया है। अपने स्थापना दिवस 4 सितंबर से महज 2 दिन पहले गूगल ने नए लोगो को अपने होम पेज पर एक डूडल के तौर पर लगाया है। दक्षिण अफ्रीका का डरबन शहर 2022 में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी करेगा। न्यूजीलैंड में हुई कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन की एक सभा में डरबन को मेजबानी के लिए चुना गया।